हिंदी गुरु चैनल देखने वाले मेरे सभी व्यूवर्स को योगी सुरेंद्र सिंह की तरफ से सत श्री अकाल, प्यार भरी नमस्कार। एवं मेरे उन दोस्तों को जिन्होंने ETT 6635 में बहुत लंबे संघर्ष के बाद आज ज्वाइन कर लिया है, उन सब को बहुत बहुत बधाई। उन सब मित्रों को जिनको ऑफ़र लेटर मिल चुके हैं और जिनका मेडिकल अभी पेंडिंग है, और उनको ऑफ़र लेटर मिलने की बधाई। और शीघ्र ही उनका जो है मेडिकल भी हो जाएगा और सब के सब कल तक ज्वाइन भी कर लेंगे। तो इन सब दोस्तों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। कुछ स्टेशन में दिक्कत ज़रूर हुई है कि ये अभी तक भी समझ में नहीं आया है कि स्टेशन दिए किस तरह से हैं। जो हाई मेरिट वाला है विद मेरिट में 50 तक या 10 तक है, उनको भी मनपसंद जो स्टेशन है वो नहीं मिले। लेकिन एनीवे आज दूर मिला है तो कल नज़दीक भी होगा। तो आप सब मन लगाकर बच्चों को पढ़ाएं। इसके अलावा और कई इशू हैं जिन पर हमने बात करनी है। एक, मेरे पास बहुत सारे कॉल मैसेजेस आ रहे हैं कि क्या मेरिट डाउन जाएगी, कितनी डाउन जाएगी। इसके अलावा विद हेल्ड कौन हैं, कितने हैं और उनका क्या होगा, कब तक उनको ज्वाइन किया जाएगा, करवाया जाएगा, सेकंड लिस्ट कब आएगी। इन सब बातों के जवाब मैं बिल्कुल ऑथेंटिक और सही आपको दूंगा। इसके अलावा कल विद हेल्ड वाले बच्चों ने 6 जुलाई को रिक्रूटमेंट बोर्ड के सामने एक सिंबॉलिक धरना रखा है, जिसमें हेल्ड वाले सभी बच्चों को उन्होंने इनवाइट किया है और ये प्रार्थना की है कि अधिक से अधिक बच्चे वहाँ पहुँचे। इस विषय में भी ETT हेल्ड कैंडिडेट के आगू संदीप डाका का कॉल और मैसेज मुझे आया था और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि सर बच्चों को इन्फॉर्म ज़रूर करें। तो ये सूचना है आप लोगों के लिए, विद हेल्ड वालों के लिए, कि आप सामूहिक रूप से प्रयास करें और जो आगू है उसका साथ दें और जिनके पास समय है वो ज़रूर कल वहाँ पहुँचें। इसके अलावा और ये मैं बात करूँगा, ये जो वायरल डाटा है इसके बारे में। इस तरह का वायरल डाटा अनेक तरह से वायरल हो रखा है। कहीं 4748, कहीं 3200, कहीं 4600, कहीं 4300, अलग अलग डाटा जो वायरल हो रखा है। तो दोस्तों मैं पहले तो आपको एक बात बता दूं कि जितने भी डाटा वायरल हो रहे हैं ये सब के सब फेक और मनगढ़ंत है। कोई भी डाटा न तो विश्वसनीय है ना ऑथेंटिक है। ये केवल अनुमानों पर आधारित हैं और जिसके पास जो आंकड़ा मौजूद था उसने उसके आधार पर ये लिस्ट बना दी। तो ये जो मेरे पास है ये नियर अबाउट डाटा, जो डाटा है ऑथेंटिक डाटा है उसके नियर अबाउट है। एग्जैक्ट इसको हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि एग्जैक्ट तो अभी केवल बोर्ड के पास है और बोर्ड को भी एग्जैक्ट नहीं पता क्योंकि उसमें भी टाइम लगेगा। डाल तो उन्होंने दिया लेकिन कितने लोग ज्वाइन करेंगे, कितनों को ऑफ़र लेटर मिले, कितनों ने अभी ज्वाइन करना है, कितनों ने अभी ज्वाइन ही नहीं करना है, तो ये डाटा बोर्ड के पास भी अभी नहीं है। इस डाटा को कलेक्ट होने में अभी टाइम लगना है। इसलिए दोस्तों जो सेकंड लिस्ट की वेट कर रहे हैं वो अभी पैनिक ना हो, क्योंकि सेकंड लिस्ट आने में अभी बहुत टाइम लगना है, यहाँ तक कि महीनों लगने हैं। मैं ये कोई आपको पैनिक करने के लिए नहीं कह रहा कि रोज़ रोज़ आप परेशान जो हो रहे हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं, ये मैं उसको आपको केवल और केवल एक सूचना, एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। इसका मैं रीज़न भी आपको बता देता हूँ। सबसे पहला रीज़न तो ये है दोस्तों, अभी बहुत सारे बच्चे मेडिकल ही नहीं हुआ, मेडिकल होगा तब स्कूलों में जाएंगे। स्कूलों से जो डाटा है
वो कितनों ने ज्वाइन किया, वो ब्लॉक जो प्राइमरी एजुकेशन ऑफिसर हैं उनके पास जाएगा, वहाँ से वो डीईओ के पास जाएगा, एलिमेंट्री डीओ के पास जाएगा, और वहाँ से वो डाटा कंपाइल होके डिस्ट्रिक्ट वाइज रिक्रूटमेंट बोर्ड के पास जाएगा, और फिर इस प्रकार से कंपाइल होके पता चलेगा कि कितनों की लिस्ट जारी की गई थी, कितनों ने ज्वाइन किया, कितनों ने नहीं किया, कितनी सीटें अब वैकेंट हैं और कितनी सीटों पर दोबारा से कैंडिडेट को बुलाया जाए। तो इस प्रकार जो सेकंड लिस्ट है उसमें टाइम लगेगा। तो इसलिए अभी पैनिक ना हो, धैर्य रखें, सेकंड लिस्ट जरूर आएगी। और मैं आपको एक बात और बता दूं, सेकंड के बाद थर्ड लिस्ट भी आएगी। कैसे, ये भी मैं आपको बता देता हूं, पर ये कितनों की आएगी ये कहना अभी यदि कोई कहता है तो वो आपको गलत सूचना देता है। इसलिए इसको केवल इमेजिन किया जा सकता है, केवल कल्पना की जा सकती है, केवल अनुमान लगाया जा सकता है, या डाटा से डाटा मैच करके एक कैलकुलेशन की जा सकती है। तो इसलिए कोई भी ऑथेंटिक आंकड़ा अभी तक नहीं दिया जा सकता। लेकिन ये जो आंकड़ा है, ये जिसने भी भेजा है, जिसने भी बनाया है, ये लगभग एग्जैक्ट के नज़दीक है। टोटल 4718 हेल्ड 900, 4718 प्लस 900 5618, और फिर ये कहता है कि 500 बंदों की लिस्ट आने की संभावना। तो ये जो लिस्ट है ये किन बंदों की आएगी, मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं दोस्तों कि इनमें कौन लोग होंगे। सेकंड लिस्ट की जो बात हो रही है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो इस ईटीटी 6635 के इंतज़ार में दूसरे काम शुरू कर चुके हैं, या दूसरे डिपार्टमेंट्स में जो पंजाब में दूसरी वैकेंसीज निकली थी उनमें ज्वाइन कर चुके हैं। तो ये उन पर डिपेंड करता है कि वो उनको छोड़ना चाहेंगे या छोड़कर इसमें आना चाहेंगे या नहीं आना चाहेंगे। तो ये तो तभी पता चलेगा ना जब वो ज्वाइन करें या ना करें, वो डाटा डिपार्टमेंट के पास पहुँचे और फिर वो जो लिस्ट है विभिन्न कैटेगरीज में, वो डाटा कंपाइल होके फिर उसकी लिस्ट बने, तब पता चलेगा लिस्ट कितनी डाउन गई, कितनी अप गई। अब इसमें एक बात और, जनरल के बारे में मैं कह सकता हूँ क्योंकि उनकी लिस्ट हर हाल में आएगी जनरल की, क्योंकि अदर कैटेगरीज के बच्चे जो हैं वो जनरल में जाने के बाद वहाँ सीटें बहुत ही कम हैं, चाहे वो बीसी हो, चाहे वो ईडब्ल्यूएस हो, चाहे वो SCR हो। हाँ, SCM एंड बी में संभावना है दूसरी लिस्ट आने की पूरी। बाकी में बहुत कम, बहुत ही कम जो वैकेंसीज हैं वो आएंगी, वो भी वो जो लेफ्ट आउट कर जाएंगे या किसी कारण से ज्वाइन ना करेंगे उन लोगों की। अब मेरे बहुत सारे साथी ये पूछ रहे हैं कि मेरिट कितनी डाउन जाएगी, तो मैं बाकी कैटेगरीज की बात अभी नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी मेरा अनुमान ये है उन सभी कैटेगरीज के जो संख्या है वो लगभग पूरी हो चुकी है, लगभग पूरी है। कुछ जो छूट जाएंगे तो उनकी नेक्स्ट लिस्ट आएगी जरूर, कितनों की आएगी ये कहना पॉसिबल अभी नहीं है। यदि मैं ऐसा कहता हूँ तो वो गलत और झूठ होगा। जनरल का अनुमान लगाया था, उनका अनुमान भी जनरल का अनुमान लगाया जा सकता है। कारण क्या है जनरल का, कि हमारे पास 663 जो EWS की वैकेंसीज थी, उन EWS की वैकेंसीज वाले सारे कैंडिडेट में से लगभग 70% कैंडिडेट ने डबल फॉर्म भरा था, EWS में भी और जनरल में भी। अब हमारे पास ये डाटा नहीं है कि किस कैंडिडेट ने जनरल में सीट ली, और जो उनका पोर्टल ओपन हुआ तब उनके दोनों ऑप्शन खुले थे और दोनों ऑप्शन में उनको अलग अलग स्टेशन अलॉट हुआ था। जैसे जनरल में किसी को तरनतारनपुर अलॉट हो गया, तो EWS में किसी को बठिंडा अलॉट हो गया। तो जिस कैंडिडेट को जो भी स्टेशन सूट किया, जिस कैटेगरी में, यदि जनरल में उन्होंने सूट किया तो जनरल में उन्होंने वो सीट ले ली, और यदि किसी को EWS में सूट किया तो उन्होंने EWS में ले ली। ये जो हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे कि EWS में सीट ज्वाइन करें या जनरल में ज्वाइन करें, इस बात ने कोई ज़्यादा असर नहीं डाला है। इसलिए
ये जो कैंडिडेट थे, जो डबल कैंडिडेट थे, ये किसी एक कैटेगरी में जाएंगे, चाहे वो ईडब्ल्यूएस में जाएं। ईडब्ल्यूएस में जाने से तो जनरल में जाने से ईडब्ल्यूएस वालों को फ़ायदा हो सकता है, वो मेरिट थोड़ी सी नीचे चली जाएगी ईडब्ल्यूएस की। यदि जिन्होंने जनरल की बजाय ईडब्ल्यूएस में ही 663 पोस्ट ऊपर ओपन कोटे में पूरी होगी, तो फिर एक बेनिफिट हो सकता है कि जनरल की जो लिस्ट है वो डबल जितने थे, जितनों ने उन्होंने ईडब्ल्यूएस में ज्वाइन किया है, तो जनरल की उतनी सीटें अब बढ़ जाएंगी। मान लो 400 बच्चों ने ईडब्ल्यूएस और जनरल में दोनों में अप्लाई किया था और दोनों में ही उनका स्टेशन अलॉट हुआ था, और 200 बच्चों ने ईडब्ल्यूएस की सीट ले ली। 67 से ऊपर 200 बच्चों ने ईडब्ल्यूएस की सीट ले ली और जनरल की सीट नहीं ली, तो वो जनरल की 200 सीट्स बढ़ जाएंगी। तो ये एक बात है। दूसरी, उसके बाद जब तीसरी लिस्ट जो आएगी, वो अगर डी रिजर्व होती हैं कोई पोस्ट, कई पोस्ट बच जाती हैं, या स्पोर्ट्स कोटे में या एससी में, बीसी में, ईएसएम में, जो ईएसएम में स्पोर्ट्स कोटे में यदि कोई पोस्ट बच जाती हैं, वो अपने मेन पूल में स्पोर्ट्स जनरल की जनरल में चली जाएंगी, बीसी की बीसी में चली जाएंगी, ईएसएम की, और ईएसएम एससी की M&B की M&B में चली जाएंगी। तो वो पोस्टें यदि सरकार उनको डी रिजर्व करती है, कोई कंपल्सन नहीं है लेकिन डी रिजर्व करती है, तो थर्ड लिस्ट जरूर आएगी। तो दोस्तों ये बात थी जो मैंने आपको बताई। अब बहुत सारे कैंडिडेट, मेरे एक बहुत ही प्रबुद्ध व्यूअर ने मेरी गलती की तरफ ध्यान दिलाया। उनका कहना, क्योंकि मैं जो 66 और 65 की बात कर रहा था, 66 और 65 मैंने कहा था कि 66.5 के आसपास, 5 से भी अप 94 तक की डेट ऑफ बर्थ तक 66 वाले बच्चे आए हैं, उससे मेरिट बहुत ही कम जाएगी। तो मेरा अनुमान ये था कि 66 वाले ही बच्चे आएंगे, लेकिन उस प्रबुद्ध व्यूअर ने मेरा ध्यान दिलवाया, सब्सक्राइबर ने, कि सर आप गलती कर रहे हैं। तो जब उन्होंने मुझे बताया तो मुझे तुरंत ध्यान आया कि अभी एक लिस्ट आई थी पंजाब में वीआई की, उसमें सेम जो उन्होंने मुझे बताया था वही हुआ है। कारण कि मान लो 67-66 तक के बच्चे जो नीचे हैं, जो विभिन्न कैटेगरीज में, वो सारे के सारे अपनी अपनी कैटेगरीज में ज्वाइन कर जाएंगे। जैसे ईडब्ल्यूएस की जहाँ तक गई है या एससी की जहाँ तक गई है, मान लो 60 तक गई है एससी की, तो वहाँ बीसी की 60 तक गई है, तो 60 तक वाले बच्चे जितने भी बीसी के हैं, या 62 तक वाले बच्चे 67 से 62 के बीच में, वो सारे अपनी कैटेगरी में ज्वाइन कर जाएंगे। उसी तरह एससी, आरओ और एमपी के बच्चे वो भी अपनी कैटेगरी में ज्वाइन कर जाएंगे। ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं वो भी अपनी कैटेगरी में ज्वाइन कर जाएंगे। तो सारे जो 67 से और मेरिट तक अपनी कैटेगरीज में ज्वाइन कर जाएंगे। तो बीच में जो कैंडिडेट बचेंगे 65 और 66 में, वो केवल जनरल के कैंडिडेट बचेंगे। इसलिए जब ईडब्ल्यूएस से घट के सीट जनरल में आएंगी, तो वो केवल जनरल के बच्चों को ही मिलेंगी। उन पे हक जो है वो केवल जनरल के बच्चों का है। इसलिए जनरल की जो मेरिट है वो ज़्यादा डाउन आने की संभावना है बनस्बत बाकी कैंडिडेट की। मेरा अनुमान ये है कि 65 तक ये जरूर जाएगी, 65 से नीचे भी जा सकती है कुछ, लेकिन 65 तक तो जरूर से भी जरूर पक्का जाएगी, ये मेरा अनुमान है। अब अनुमान तो आपको पता है अनुमान होता है, लेकिन फिर भी जो ये अनुमान लगाया गया है, ये लगभग सारे आंकड़े देख के, पूरी कैलकुलेशन करके तब लगाया गया है। और मेरा मानना ये है कि आज तक मैंने जो कैलकुलेशन की है या जो डिटेल्स दी हैं, उसमें गलती की संभावना बहुत ही कम होती है। तो दोस्तों ये बातें थी जो मैंने आपको बताई। और एक बात जो मैं भूल गया आपको बताना, वो विद हेल्ड कैंडिडेट के बारे में है। विद हेल्ड का जो मामला है दोस्तों, डिपार्टमेंट अलग अलग भाषा बोल रहा है विद हेल्ड के बारे में। क्या, जब बच्चे जाते हैं तो उनको कहा जाता है कि डीजीएससी के पास फाइल पड़ी है, वो छुट्टी पे हैं, जब वो आएंगे तब इस बारे में पता चलेगा कि कब तक आपका होगा। मैं जब कॉल करता हूं या मैं जब किसी अधिकारी से पूछता हूं, मेरे पास जो अपडेट है वो बिल्कुल ऑथेंटिक अपडेट होती है, क्योंकि डिपार्टमेंट वहाँ किसी को बहका सकता है, लेकिन जब जो मैं अपडेट लेता हूँ उसमें वो झूठ बोलने की गुंजाइश बहुत कम बचती है। क्योंकि यदि कोई झूठ बोलता है, गलत इन्फॉर्मेशन देता है, तो उसको जवाब देना पड़ सकता है। मैं उससे जवाब उच्च अधिकारी के द्वारा मांग सकता हूँ।
या किसी भी तरीके से मैं उनसे, इसलिए मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो गलत होने की संभावना बड़ी कम होती है। हो तो सकती है, गुमराह तो कर सकते हैं, लेकिन फिर उनको जवाब देना पड़ता है। मैं उससे उच्च अधिकारी को कॉल कर लेता हूँ या उनसे संपर्क कर लेता हूँ। तो मुझे जो जानकारी मिली है उसके अनुसार मुझे बताया गया है कि इनकी जो फाइल है DED वर्सेज DELD की, वो हमने अब दोबारा से भिवानी बोर्ड को भेजी है, और भिवानी बोर्ड में जाने के बाद वहाँ से वो फाइल हमारे पास दोबारा आएगी, तब इनके मामले को परस्यू किया जाएगा, और तब ये एल्ड और विद एल्ड का मामला क्लियर होगा। और ये ऐसा कोई मामला नहीं कि आज और कल में दूर हो जाए, इसको महीना भी लग सकता है, 1.5 महीना भी लग सकता है, ये कहा गया है। हालांकि उन्होंने डेढ़ महीने की बात नहीं की, लेकिन जो बात निकल कर आई है वो यही है। आप क्योंकि अभी जो मुझे बताया गया है वो ये बात है। हालांकि कल बच्चे गए थे, उससे पहले भी बच्चे गए थे शुक्रवार को भी, तब भी उन्होंने कहा था 1-2 दिन में मामला सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो मेरा जो कैलकुलेशन है उसके अनुसार ये मामला जल्दी से सॉर्ट आउट होने वाला नहीं है। हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। कल बच्चे जा रहे हैं, आप लोग भी जाइए, यदि विद हेल्ड हैं तो उनका साथ दीजिए। इन्हीं बातों के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आपने मुझे सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को जिन दोस्तों ने नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, और सब बच्चों तक इसको ज़रूर पहुँचा दें ताकि उनको कुछ पॉजिटिविटी ज़रूर मिले। थैंक यू।